नमस्कार, मैं हूँ शिरीन खान और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका, एनसीपी में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म। सांस फुला रही दिल्ली की हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। हिमाचल में बनी 23वीं दवाओं के सैंपल फेल। महिला हॉकी की पूर्व कप्तान ने संन्यास की घोषणा की। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका, एनसीपी में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने शुक्रवार को एनसीपी के अजीत पवार गुट में शामिल होने का निर्णय लिया। एनसीपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की टिकट देने का ऐलान किया और वे अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बांद्रा पूर्व से फिर से चुनाव लड़ेंगे। ज़ीशान सिद्दीकी पहले कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। एनसीपी अजीत पवार गुट ने इसके अलावा पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी पार्टी की ओर से AB फॉर्म प्रदान किया है। ज़ीशान के साथ एनसीपी में 4 अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। इनमें तासगांव कावटे से संजय काका पाटिल, वरोडमुर्शी से देवेंद्र बुहार, इस्लामापुर से निशिकांत पाटिल और पूर्व बीजेपी सांसद प्रताप परवाव चिखलीकर शामिल हैं। एनसीपी में शामिल होने के बाद ज़ीशान ने कहा कि पार्टी के साथ काम करना और उनके लिए नई बात नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उन्होंने एनसीपी के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के दबाव में आकर अपनी सीटें दूसरे दलों को दे रहे हैं। ज़ीशान ने यह भी कहा कि वे अपने पिता द्वारा अधूरी छोड़ी गई लड़ाई को पूरा करेंगे। उन्होंने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस को भी जानकारी दी है और इस मामले में न्याय की उम्मीद व्यक्त की है। ज़ीशान ने कहा कि उनका परिवार हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करता है और उन्हें भरोसा है कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म। स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे हुई। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना ने गुरुवार रात 12:05 बजे उड़ीसा के तट पर दस्तक दी। इसका लैंडफॉल सुबह करीब 8:30 बजे समाप्त हुआ। दोपहर तक ये तूफान और कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदले की उम्मीद है। ये तूफान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के भीतर तरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा था। सुबह 6 बजे इसकी गति घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे रह गई और लैंडफॉल के समय भी इसकी स्पीड यही रही। तूफान के प्रभाव से उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे भद्रक और केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। कई क्षेत्रों में पेड़ उखाड़ने और वाहनों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं भी सामने आई हैं। स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश पहले से ही जारी किए गए थे। राहत और बचाव कार्यों की प्रक्रिया जारी है। तूफान का प्रभाव 7 राज्यों में महसूस किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1,59,00,000 लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालने का प्रयास किया है। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट गुरुवार शाम से शुक्रवार 8 बजे तक बंद रहे। मौसम में सुधार आने के बाद दोनों एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि प्रभावित लोगों को सहायता की जा सके। सांस फुला रही है दिल्ली की हवा, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, धुंध से हुआ बुरा हाल। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ साथ वायु प्रदूषण का स्तर भी चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। हवा में धुली धुंध अब जीवन के लिए खतरा बन गई है, जिससे बिना मास्क के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को इस स्थिति में ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुबह और शाम के समय हवा में मौजूद जहर को आसानी से महसूस किया जा सकता है और आसमान में धुंध इतनी बढ़ गई है कि प्रदूषण की भद्दी परत देखनी भी संभव हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यदि हम प्रदूषण के मामले में शीर्ष 10 शहरों की बात करें तो दिल्ली खराब हवा के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर राजस्थान है। वर्तमान में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 283 के स्तर पर है, जो खराब माना जाता है। आनंद विहार का AQI लगातार सबसे खराब बना हुआ है। 25 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे आनंद विहार का AQI 390 दर्ज किया गया, जो प्रदूषित स्थानों से
सबसे ऊपर है और सुबह 9 बजे 385 रहा। दिल्ली की हवा हर गुजरते दिन और भी खराब होती जा रही है। खासकर दिवाली के नजदीक आते ही इसकी एक मुख्य वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना बताया जा रहा है। पटाखों की बिक्री और उनका उपयोग शुरू होने पर प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ने की संभावना है। बवाना में AQI 314 दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार इस समस्या से निपटने के लिए 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पर कार्य कर रही है। इसमें धूल प्रदूषण और वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। गोपाल राय, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, ने कहा कि इस समय राजनीति से बचना आवश्यक है, क्योंकि केवल राजनीतिक बहसों से प्रदूषण कम नहीं होगा। उन्होंने बढ़ते प्रदूषण के लिए बीजेपी की पड़ोसी राज्यों की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या सभी के सहयोग से ही हल हो सकती है। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल फेल। हार्ट अटैक, कैंसर की दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरी। निर्माता कंपनियों के लाइसेंस रद्द होंगे। हिमाचल प्रदेश में निर्मित 23 दवाएं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं, जिससे उनके सैंपल फेल हो गए हैं। इस प्रकार देश भर में कुल 76 दवाओं के सैंपल असफल रहे। इनमें से कई दवाएं गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, ब्लड शुगर और कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। सैंपल फेल होने के बाद ड्रग कंट्रोलर ने संबंधित निर्माताओं कंपनियों को नोटिस जारी किया है और उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कंपनियों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे अपनी दवाओं का स्टॉक वापस मंगाएं। CDSCO और राज्य ड्रग कंट्रोलर द्वारा हाल ही में लिए गए सैंपलों में से 49 में से 20 और 18 में से 3 सैंपल जांच में फेल पाए गए। फेल हुए सैंपल में 12 दवाएं सोलन, 18 सिरमौर और 1 दवा कांगड़ा में निर्मित है। इस मामले में दवा निर्माताओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। सिरमौर की पुष्कर फार्मा कंपनी की ऑक्सीटोसिन दवा, जो प्रसव में मदद करती है, फेल हो गई है। इसका उपयोग प्रसव के दौरान संकुचन को सुधारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बद्दी की मार्टिन एवं ब्राउन कंपनी की कैल्शियम ग्लूकोनेट दवा भी फेल हो गई है, जो हार्ट अटैक के उपचार में इस्तेमाल होती है। पंचवटा साहब की जी लेबोरेटरी कंपनी में निर्मित निमोनिया की सेफ्रेटैक्सोन संक्रमण के लिए जेंटामाइसिन और ब्लड शुगर की दवा जेनरिकार्ड के सैंपल भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली क्वालिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी को इफोसफामाइड दवा के सैंपल भी फेल हुए हैं। ये दवा मरीजों के शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा नीमोसोलाइड के सैंपल झाड़माजारी की इनोवो केप टेप कंपनी से, सेलिब्रिटी बायोटेक की सिप्रोविन और एरिसो फार्मास्यूटिकल कंपनी के मोटोसेप से भी फेल हुए हैं। अन्य दवाओं जैसे प्रोमोथाजिन, ब्रोपेन SR, सेफोपेराजोन और पाइपरासिलिन के सैंपल भी मानकों पर खरे नहीं होते। इस प्रकार ब्लड प्रेशर की दवा टॉर्सेमी और अन्य दवाओं के सैंपल भी असफल पाए गए, जिसमें हिमाचल प्रदेश में दवा निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। महिला हॉकी के पूर्व कप्तान ने संन्यास की घोषणा की। 16 साल की करियर पर लगा विराम। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने गुरुवार को अपने संन्यास की घोषणा की, जिसके साथ उनके 16 साल के शानदार करियर का अंत हो गया। रानी ने 2008 में सिर्फ 14 साल की उम्र में ओलंपिक क्वालिफायर के जरिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत के लिए कुल 254 मैचों में 205 गोल किए और वे हरियाणा की निवासी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रानी ने कहा, ये एक अद्भुत यात्रा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी लंबी अवधि तक भारत का प्रतिनिधित्व करूंगी। मैंने अपने बचपन में गरीबी का सामना किया, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा देश के गौरव बढ़ाने पर रहा। रानी की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल किया, जो टीम की अब तक की सबसे उच्च ओलंपिक रैंकिंग है। उन्होंने 2017 महिला एशियाई कप में रजत पदक और 2018 एशियन गेम्स में भी रजत पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी को 2016 में अर्जुन पुरस्कार, 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री जैसा सम्मान मिला है।
हालांकि टोक्यो ओलंपिक के बाद से रानी टीम से बाहर चली रही थी। उस समय पूर्व कोच श्योर्ड मरीनिया के पद छोड़ने के बाद यानिक सापमैन ने कोच की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन उनके और रानी के बीच संबंधों में तनाव माना जाता था। इसके अलावा रानी चोट से भी जूझ रही थी, जिसके कारण वे 2022 में गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन के बावजूद राष्ट्रीय टीम में वापसी नहीं कर सकी। पिछले साल रानी को जूनियर वुमेन्स टीम का कोच नियुक्त किया गया था। हालांकि उनकी वापसी की संभावनाएं कम दिख रही थी। उनके हाल ही में हॉकी इंडिया के विमेंस लीग में सूरमा क्लब द्वारा मेंटर और हॉकी कोच के रूप में भी चुना गया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।